होता है जो कि कक्षा 10वीं का पेपर देता है। पेपर देने के बाद उसके स्कूल में छुट्टियां हो जाती है और छुट्टियां मनाने के लिए वह अपने पास ही के गांव मौसी के घर पे चला जाता है। जब वहां पे जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मौसी घर पर बिल्कुल अकेली रहती है और उसके मौसा बिजनेस के सिलसिले में कि वहाँ पे वो घर से बाहर गए हुए थे। उसकी मौसी अपने भतीजे का बेहद बाकायदा यहाँ पे ख्याल रखती थी और उसको खाना पीना अच्छे से खिलाती थी। लेकिन जब शाम का टाइम होता है तो रात का अंधेरा हो जाता है और जैसे ही अंधेरा होता है तो लड़का जो है वो अपने बेडरूम से उतरता है और अब सीधे अपने मौसी के कमरे में चला जाता है। उसके बाद अपनी मौसी के साथ जाके लेट जाता है और उसके बाद वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए मौसी से डिमांड करता है। बोलता है कि मौसी, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। उसके बाद उसकी मौसी जैसे ही बात सुनती है वह भी इस काम के लिए तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद उसके बाद वह कुछ ऐसा होता है कि आप सुनोगे तो आपके कानों पर यकीन ही नहीं होगा कि इस दुनिया में बताऊंगा। ये कहानी 100% रियल है, सच्ची घटना है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहे और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार पाल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज़ाना शाम को हमारी 7 बजे एक नई वीडियो आती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा के रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो कमेंट करना प्यारा सा, चैनल को सब्सक्राइब करके। नेक्स्ट वीडियो में आप सबका नाम ज़रूर लूँगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ आपको, यह घटना कर्नाटक प्रदेश में दक्षिण कन्नड़ एक ज़िला लगता है। यहीं पर एक कस्बा होता है जिसका नाम उपनगड़ी है। यहीं के रहने वाले होते हैं। इनमें काल्पनिक नाम ले रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपको 100% कहानी रियल है। काल्पनिक नाम लेने की उद्देश्य यही होता है कि ये सबकी अलग अलग प्राइवेसी होती है, जो कि आपको यहाँ पे छुपाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाम एक राजीव नाम के व्यक्ति होते हैं। उनके पास 2 बेटियाँ होती हैं। बड़ी बेटी का नाम यहाँ पे सविता होता है और छोटी बेटी का नाम रीमा होता है। रीमा और बड़ी बेटी सविता, इसके बगल में ही गांव में शादी हो जाती है इसकी। और सविता जो होती है ये दुल्हन बन के अपने घर अपने हस्बैंड लक्ष्मण के घर जाती है। लक्ष्मण 2 भाई होते हैं, ये जो पति पत्नी के रूप में ये लोग समय व्यतीत करने लगते हैं। बहुत ही अच्छा इन लोगों का समय कट रहा था। ये 2 भाई पंकज और लक्ष्मण होते हैं। पंकज और लक्ष्मण दोनों बहुत ही मेहनत किया करते थे, बहुत ही मेहनती थे। ये लोग व्यापार किया करते थे। व्यापार इनका वहीं पर था और कर्नाटक से बाहर भी ये लोग व्यापार करने के लिए आया जाया करते थे व्यापार के सिलसिले में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये लक्ष्मण और पंकज बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। इनके पास यहाँ पे बहुत प्रकार से धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, पैसे अपार थे इन दोनों के पास। जो ये सविता होती है इसकी जो बहुत खुश रहती थी अपने परिवार में आकर। यहाँ पे इसका एक छोटा सा परिवार बन जाता था। ये सोचती थी कि मेरी एक बहन है रीमा, और जो ये मेरी बहन है रीमा, मेरे देवर के साथ में इसका शादी हो जाए जो पंकज है। तो सोचती रहती थी कि मेरा भी यहाँ पे हाथ बटेगा और यहाँ पे अच्छे से व्यतीत करेगी, क्योंकि छोटा परिवार इसका पहले से था ही। तो आप शादी के लिए अपने देवर से करा दीजिए, अपने बाबू से बोलती है, बाबूजी से। उसके बाद जो इसका संपन्न परिवार था ही, इसका पिता जो थे वो भी राजी हो जाते हैं और अपने हस्बैंड को भी बताती है, जो कि यहाँ पे लक्ष्मण गए थे। तो आखिरकार वो भी तैयार हो जाते हैं और राजीव भी तैयार हो जाते हैं जो इनके पिता थे। उसके बाद रीमा के शादी जो होता है वो पंकज के साथ करा देते हैं। आखिरकार लक्ष्मण की पत्नी सविता और ये जो पंकज थे ये दोनों साथ में रहने लगते हैं। सब मतलब इन लोगों का अभी 4 लोगों का फैमिली हो जाता है। यहाँ पे समय धीरे धीरे बीत रहा था।
सविता जो है उस एक बेटा का जन्म देती है। सविता का जो बेटा होता है वो बहुत ही जब जन्म लेता है तो बहुत खुशियाँ यहाँ पे हो जाती है उसके परिवार में, और उसका नाम सर्वेश होता है। जो सर्वेश होता है उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिल रहा था, क्योंकि कोई चीज़ की कमी थी नहीं उसके घर में, सब चीज़ उसके घर में पहले से ही ऑलरेडी था। तो जो सविता वो दोनों बहन थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, दोनों अच्छे से उसका ख्याल रखते थे दोनों बहनें। और पंकज और लक्ष्मण दोनों अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करते थे, चले जाया करते थे। उसके बाद ऐसे ही कुछ एक टाइम आता है जब दोनों भाई अपने व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर चले जाते हैं, और जो इसकी सविता उसकी पत्नी होती है वो अपने पिताजी का ध्यान रखने के लिए अपने मायके चली जाती है। मायके में उसके पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। जो उनके पिताजी का नाम राजू था, उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वह उनका ख्याल रखने के लिए काफ़ी दिन तक मायके में ही रुक जाती है। इधर जो रीमा थी वह घर पर अकेली रहती थी और सर्वेश भी घर पर अकेला रहता था। आखिरकार एक घटना जो है 16 जून 2004 की बात है। एक जो सविता थी वह अपने मायके में चली गई थी, लेकिन रीमा अपने ससुराल में ही रह रही थी। और जो सर्वेश था वह अपने घर पर ही अपने बाकायदा शाम को खाना पाना खा के और सो जाता था। और रीमा भी जो थी उधर अपने कमरे में वो भी लेटी रहती थी। लेकिन जैसे ही सुबह होता है सर्वेश देखता है कि धीरे धीरे टाइम भी बीत चुका था। सर्वेश बड़ा हो चुका था, वह कक्षा 10वीं में पढ़ रहा था। लेकिन जब देखता है कि सर्वेश की चाची जो है, चाची बोले या फिर उसको मौसी बोले, कहे दोनों उसकी, तो सोचता था कि मेरी मौसी अभी उठी क्यों नहीं। उधर उधर जाके वो अपने मौसी के बेडरूम में जाता है और देखता है कि उसकी मौसी के हाथ पैर ही बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। यानी उसे यह आभास हो जाता है कि उसकी मौसी जो रीमा है इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होती है। वह रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। तभी आसपास के लोग भी आ जाते हैं वहाँ पे। अब सर्वेश फ़ौरन अपने पिता के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि मौसी जो रीमा वह हिलडुल नहीं रही है और उठ नहीं रही है। आखिरकार जैसे ही लक्ष्मण को पता चल तो वो लोग सुनते हैं, दोनों लक्ष्मण और पंकज भागे भागे अपने घर पे आ जाते हैं। आखिरकार सच में वही हुआ जो सबको आभास था, रीमा इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होती है। इधर पुलिस भी आ जाती है और सविता भी अपने मायके में आ जाती है। सभी लोग परेशान थे। आखिरकार हम लोगों की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, किसी से संजीव भी नहीं था। आखिर रीमा इस दुनिया से ऐसे कैसे चली गई, न तो परेशान थी। सर्वेश भी बोलता है कि इसके शायद हार्ट अटैक आया हो, इसलिए इस दुनिया को छोड़ के चली गई हो। पुलिस भी आ जाती है और डेड बॉडी को लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पूछताछ करने में लग जाती है पुलिस। आखिर कोई प्रॉब्लम किसी वजह से हुआ। सर्वेश बताता है कि हार्ट अटैक आया था और यहाँ इसी वजह से इस दुनिया को छोड़ के चले गई। आखिरकार जैसे ही 1-2 दिन बीतता है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है और रिपोर्ट में जो चीज़ खुलासा होता है किसी को उस पर यकीन ही नहीं होता है। जो पोस्टमार्टम में यकीन नहीं होता है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि इस की दम घुटने से इस दुनिया को छोड़ के गई है। यानी किसी के ने इसके गले को दबाया है और इसके मतलब मिला कि इसका सांस रुक गया, ऐसा कुछ किया गया है। यानी किसी के ने इसको मारा है। आखिरकार अब पुलिस के आगे एक सवाल हो जाता है, किसने मारा अब पता करना चाहिए। पुलिस जांच पड़ताल में उतर जाती है। आखिर जो रीमा है कैसे किसी औरत किसी के अफेयर में थी, संजीव किसी के झगड़ा, अलग अलग एंगल से पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है। लेकिन कोई यहाँ पे फ्लू नहीं निकल के आता सामने। लक्ष्मण पंकज भी बोलते हैं कि मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है, हम लोग एकदम नॉर्मल परिवार के आदमी थे, यहाँ पे मेरी किसी से दुश्मनी नहीं होगी। लेकिन पुलिस को तो सवाल जवाब चाहिए था। लेकिन आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है, जांच पड़ताल कर ही रही थी। समय धीरे धीरे से बीत
रहता है। लेकिन लक्ष्मण या सर्वेश के पिता एक दिन देखते हैं कि लक्ष्मण के पीठ पे कुछ खून के निशान दिखते हैं, नाखून के निशान दिखते हैं। उनको डाउट होता है, पुलिस को फ़ौरन फ़ोन करके बुलाते हैं और बोलते हैं साहब मेरे बेटे के पीठ पे नाखून का वहाँ पे निशान है। आखिर पुलिस भी समझ जाती है, समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस सर्वेश को उठा लेती है उसके पिता के कहने पर और उसकी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जैसे ही जांच पड़ताल शुरू करती है, यहाँ पे पुलिस सच वो डांटने लगते हैं और बोलते हैं सच सच बताओ यार, नहीं तो फंस जाओगे। उसके बाद टूट जाता है और एक कहानी सुनाने लगता है सर्वेश। कहानी को जितने लोग सुनते हैं किसी के कानों पे यकीन ही नहीं होता है, मानो आखिर इस कदर भी हो सकता है। अब सर्वेश बताना शुरू करता है और बोलता है कि मेरे पास किसी की कमी नहीं है, मेरे पिता और मेरे चाचा बहुत अच्छे से कमाते हैं और मुझे पैसा भी बहुत मिलता था, अच्छा खासा। सर्वेश वाकई में अच्छा पैसा कमा पाता था और वाकई में उसको पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। वो अपने पुलिस वालों से बताता है सर्वेश मुझे एंड्रॉयड फ़ोन दिला दो, अपने पिता से बोलता है। तो पिताजी बोलते हैं तुम कक्षा 10वीं अगर पास हो जाओगे तो उसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छा सा एंड्रॉयड फ़ोन दिला दूंगा। तो आखिरकार सर्वेश पढ़ता लिखता है और इधर हाई स्कूल का पेपर देता है और वो पास भी हो जाता है। जब पास हो जाता है तो उसके पिताजी बोले ही थे और ठीक वो पिताजी एक एंड्रॉयड फ़ोन उसको दिलवा देते हैं। आखिरकार जैसे ही सर्वेश फ़ोन पाता है तो वह बहुत खुश होता है। अब फ़ोन चलाना शुरू कर देता है। जब भी उसके पास टाइम होता है तो वो फ़ोन चलाता रहता है और नई नई चीज़ें सर्च करता है। तभी एक उसका दोस्त होता है सर्वेश का दोस्त बताता है कि यह मोबाइल गाना तो सुन ही सकते हो, लेकिन इस पे जो चाहो जो चीज़ वह चीज़ इस पे तुम मंगा सकते हो, यानी तुम गलत वीडियो भी देख सकते हो। तुम तमाम तरीके की साइड वह बताता है उसका दोस्त। अब पंकज, अब वह सर्वेश है एक गलत वीडियो और साइड पे जाके गलत वीडियो खोजना स्टार्ट कर देता है और देखना स्टार्ट कर देता है। उधर कुछ चीज़ें ओपन शुरू कर देता है, देखता है और जब देखता है तो उसके अंदर कक्षा 10वीं में 16 साल का लड़का था। इसके अंदर अलग अलग फीलिंग्स जागने लगती है, उठने लगती है और सोचता है कि अब क्यों ना 10वीं में था ही, या सोचता है कि क्यों ना किसी औरत या लड़की के साथ गलत काम किया जाए। जैसे ही इसको सोचता है तो यह चीज़ों अपने सपने जगाना शुरू कर देता है और टाइम बीत रहा होता है धीरे धीरे। लेकिन अब कई चीज़ें इसको समझ आ चुकी थी कि मोबाइल में गलत चीज़ें देखा और गलत आदत इसकी पढ़ने लिखने की भी छूट चुकी होती है। तभी जो ये 16 जून 2004 की बात होती है और जो 16 जून 2024 को इसकी मम्मी अपने मायके चली जाती हैं और इसका जो चाचा था और पिताजी बिजनेस के सिलसिले में कर्नाटक से बाहर चले जाते हैं। इसकी चाची घर पर अकेली होती है और क्योंकि इसकी चाची जो वो कवई में देखने में खूबसूरत थी और चाची या मौसी दोनों वो बोल सकते हैं क्योंकि वो सगी बहनें थी इसकी मम्मी और चाची। तो चाची भी हुई और मौसी भी हुई, वो अकेली थी। यह सोचता था कि क्यों ना अपने चाची के साथ या मौसी के साथ में ही गलत काम किया जाए। अब यह रात के समय में जब सोता था तो फिर से वह गलत वीडियो देखना शुरू कर देता था और इसके मन में अलग ही फीलिंग्स उठ जाती थी, जागने लगती थी और रात में मोबाइल की तरफ देखता था और सीधा अपने मौसी के कमरे में चला जाता है और उसकी मौसी सो रही होती है। तभी उसके कपड़े उतारना शुरू कर देता है और फिर क्या है उतारने के बाद कपड़े बोलता है गलत काम करने की कोशिश करता है और उसकी मौसी जो है वो जाग जाती है और जागने के बाद बोलती है कि सर्वेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सर्वेश बोलता है कि बस थोड़ा सा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसकी मौसी बोलती है देखो सर्वेश ये चीज़ गलत है, लेकिन सर्वेश बोलता है कि नहीं मेरा बहुत ज़्यादा इच्छा है अब जब इस तरीके से वह सर्वेश
को बोलता है तो उसकी मौसी बहुत क्रोध में आ जाती है और धक्का देती है उसे, और वह नीचे गिर जाता है और सर्वेश उठता है, फिर डिमांड करता है कि मौसी मुझे करने दो एक बार। लेकिन जो उसकी मौसी थी रीमा, वह डांटने लगती है और बोलती है रुक, मैं सुबह तुझे बताती हूँ, आने दो तुम्हारे पापा को, तुम्हारे चाचा को भी, तुम्हारी मम्मी को भी आने दो, फिर तुम्हारी मम्मी को भी बताती हूँ। तो सर्वेश बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचने लगता है, अब फिर डिमांड नहीं करता और वह चुपचाप जाके घर से बाहर अपने रूम में लेट जाता है। जो जाके लेट जाता है, उधर रीमा सोचती है कि हो गया, लड़का है ये, आया होगा कुछ मन में, फिर वह सो जाती है। लेकिन सर्वेश जो था वह नींद उसको आ ही नहीं रही थी बिल्कुल। वो खाली एक ही बात सोच रहा था कि मौसी मेरे मम्मी पापा से बताएगी तो हमें डांट पड़ेगी, और उसको यही बात रात में खल रही थी सबसे ज़्यादा कि सुबह डांटेंगे हमको, ज़्यादा मारेंगे, ऐसे सोच रहा था। नींद नहीं आ रही थी। धीरे धीरे घंटों बीत गया। रात में लगभग 1:30-2 बज जाते हैं रात में। अब रात में वह उठता है और सोचता है कि अब क्या करूं, और उसके बाद अगर यह सुबह बता देती है मेरे मम्मी पापा से तो हमको बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी और मारेंगे। घर में तमाम चीज़ें सोच के वह परेशान हो रहा था। रात के 2 बजे उठता है, उधर उठता है, वो भी सीधे अपने मौसी यानी रीमा के कमरे में पहुंच जाता है। जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक तरफ तकिया रखा होता है और तकियों को लेता है और सीधे अपने मौसी के पेट पे बैठ जाता है और उस तकिए से उसके मुंह को दबाता है पहले। फिर क्या था, उसकी मौसी नाखून मारना शुरू करती है तो उसकी नींद खुल जाती है, वह जाग जाती है। 16 साल का लड़का था, खाया पिया था। अब इसके सिर मुंह में जैसे ही तकिया लगाती बिल्कुल भी अपना हाथ नहीं झटक पाती थी। और फिर क्या था, रीमा इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, उसका सांस बंद हो जाता है। तो अब इधर सर्वेश सोचता है आखिर मैं क्या करूं, तो मेरी मौसी इस दुनिया को छोड़ के चली जा चुकी हुई है। तो वह धीरे से निकल जाता है और अपने सीधे कमरे में चला जाता है और उधर सो जाता है। सुबह उठता है तो फिर शोर मचा देता है, अपने पिता को फ़ोन करके बुलाता है और हार्ट अटैक का बहाना बताता है कि हार्ट अटैक हुआ है। इधर जो गलत काम किया है वो बहुत साथी तरह से छिपाना चाहता था। लेकिन मौसी की जो रीमा, उम्र उसका 37 साल था, इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। आखिरकार हर एक व्यक्ति सोचता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा सहारा बनेगा, लेकिन एक बेटे ने इस तरीके से कारनामा कर दिया और वाकई में कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन आप एक बार सर्च करोगे तो एक 16 साल का लड़का अपने मौसी के साथ गलत काम करने की कोशिश किया तो पूरा आ जाएगा। गूगल यूट्यूब पे आप कहीं पे सर्च करते, इस तरीके से मामला कोर्ट में जाता है। और इधर इस नाबालिग बच्चों को क्या सज़ा देगी तो ये तो कोर्ट पे ही निर्भर करता है। अभी यह पुलिस के हिरासत में है। बाकी ये जो पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुख पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। यहाँ पे आप लोग अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, सब लोग जागरूक रहो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।